हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री 1 और स्टोइकियोमेट्री 1 में अब अभी तक हम लोग मूल कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट में ही आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स को। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं तो उन कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, इन सब को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सब पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप रिवाइज कर रहे हैं ना, रिवाइज हमेशा करते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ रिवाइज हमेशा करते रहिए। अभी यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन जरूर कीजिए। और यूनिट डायमेंशन बहुत दिन हो गया आप पढ़े हुए, तो उसको भूल गए होंगे, तो उसको जरूर रिवीजन कीजिए। इसके साथ साथ स्टोइकियोमेट्री 1 जो पर चल रहा है उसके शुरुआती लेक्चर्स को क्या कीजिए, आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। जो भी आपने नोट्स किया है उन सारे नोट्स को फिर से रिवाइज कीजिए तो अच्छा होगा आपके लिए। और एक बार रिवाइज करके थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके आइएगा ना, तो इस लेक्चर को देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं डिटेल में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा और हर कॉन्सेप्ट पर बेस्ट दो क्वेश्चन भी कराता जाऊँगा वीडियो के साथ में। हो सकता है कि ये वीडियो में पूरा ना हो, इसके अगले वीडियो में पूरा हो सके। तो इस वीडियो के बाद भी एक वीडियो और करेंगे, उसके बाद एक और वीडियो करेंगे जो जिस पर सारे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उन सारे कॉन्सेप्ट का क्या होगा, क्वेश्चन उसमें अप्लाइड क्वेश्चन रहेगा। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। तो अभी इसके बाद 2 लेक्चर और बनेगा, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्टोइकियोमेट्री 2। स्टोइकियोमेट्री 2 में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उन सब को भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है, सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहले हम समझेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है कंपोनेंट, तो उन सारे को पहले समझेंगे। उसके बाद डिटेल में उसको समझते समझते क्वेश्चन करते जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को पहले समझते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को जगह समझिए, जैसे कंसेप्ट इसका डेफिनेशन समझिए। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अगर आप जानते तो अच्छा है, नहीं जानते तो मैं भी बता रहा हूँ। 9-10 में पढ़े होंगे। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आखिर क्या है ये होमोजीनियस मिक्सचर, कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, जरा समझिए। क्या दिया है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस whose composition may be altered within certain limits। क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन, जिसका कंपोजिशन जो है अल्टर्ड हो सकता है विद कुछ लिमिट तक। कुछ लिमिट तक इसका जो कंसंट्रेशन है, कंपोजिशन है, वो कुछ लिमिट तक कंसर्न हो सकता है। यानी कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, ये बीकर ए है और ये बीकर बी मान लीजिए यहाँ पर है, ये 2 बीकर है। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि वाटर और शुगर सॉल्यूशन है, वाटर और शुगर मिक्स किया हुआ है इसमें। ये कौन सा सॉल्यूशन है, वाटर एंड शुगर, वाटर शुगर सॉल्यूशन है, वाटर शुगर है इसमें। और इसमें मान लीजिए है, इसमें कुछ मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये है सैंड वाटर सॉल्यूशन है। तो जरा देखिए शुगर वाटर सॉल्यूशन में जब मान लीजिए कि शुगर को आप वाटर में घोलिएगा, तो शुगर को जब वाटर में घोलते हैं तो क्या होता है, शुगर को वाटर में घोलने पर एक सॉल्यूशन तैयार होता है। अब इस सॉल्यूशन से यहाँ से इस पॉइंट से सॉल्यूशन को निकालेंगे और फिर इस पॉइंट से सॉल्यूशन को निकालेंगे। ये 2 सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिए हैं, ये 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 सॉल्यूशन निकालने के बाद जब यहाँ पर देखेंगे मिक्सर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर होगा इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ शुगर उतना ही होगा, सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। यानी कि शुगर का पार्टिकल्स यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वहाँ पर जितना होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ 10 मोल, मान लीजिए यहाँ पर 10 मोल शुगर पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर भी 10 मोल शुगर पार्टिकल्स होगा। और
ये दोनों सॉल्यूशन के अलग अलग जगहों से लिया गया है, अलग अलग जगह से सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन से अलग अलग जगह से लिया गया है ये दोनों ड्रॉप। लेकिन मान लेते हैं कि इस ड्रॉप में 10 मोल शुगर पार्टिकल्स है, तो इसमें भी 10 मोल ही शुगर पार्टिकल्स होगा। ठीक है, अब जरा देखिए इस सॉल्यूशन में, इसमें वाटर और सैंड है, तो वाटर सैंड वाले सॉल्यूशन से यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे ये देखिए यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया इसको। अब देखेंगे इसमें, तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड होगा, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड होगा वो डिफरेंट होगा, दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी इसमें इस ड्रॉप में जो पार्टिकल्स होगा सैंड पार्टिकल्स, उतना नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स इसमें नहीं होगा, इसमें कुछ और सैंड पार्टिकल्स का नंबर होगा। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होता है आपस में और एक मिक्सचर तैयार होता है। और इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंपोजिशन में बी अल्टर्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स। इसका क्या मतलब होता है, जरा मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब होता है कि जैसे आप अगर मान लीजिए कि वाटर में जब शुगर को घोलिएगा, वाटर में जब हम शुगर को घोलते हैं, तो शुगर को घोलते वक्त आप वाटर में शुगर को घोलते जाइए, घोलते जाइए, घोलते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर में शुगर घुलना बंद हो जाएगा, वाटर में शुगर नहीं घुल पाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। तो जो लिमिट पर जाकर, जिस लिमिट पर जाकर शुगर वाटर में घुलना बंद हो गया है, तो उस लिमिट को कहते हैं सैचुरेशन लिमिट या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। यानी उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब उससे ज़्यादा वाटर में शुगर नहीं घुल सकता है। अगर और ज़्यादा वाटर और ज़्यादा शुगर को घोलना है तो उसके लिए और ज़्यादा वाटर का ज़रूरत होगा, ज़्यादा वाटर का नीड होगा। तो इसलिए जिस पॉइंट पर शुगर वाटर में घुलना बंद हो जाए तो उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, उस लिमिट को सैचुरेशन लिमिट कहते हैं। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन जो होता है वो अल्टर्ड होता है, यानी सॉल्यूशन में कुछ लिमिट्स होता है, कुछ लिमिट्स के बाद वो घुलना बंद हो जाता है। तो उस तरह के मिक्सर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। इसको सॉल्यूशन कभी नहीं कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे। इसको जरा नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। इसको और भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। जिसमें मिक्सर जो है यूनिफॉर्मली मिक्सड हो तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जिसमें नॉन यूनिफॉर्मली, इसमें होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्मली, इसमें नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा और ये यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। यूनिफॉर्म का मतलब कि दोनों में निकालते हैं, दोनों में जब ड्रॉप निकालते हैं अलग अलग जगह से, तो क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसा होगा, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें कुछ और नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, इसमें कुछ और नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो इसमें अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होगा, तो उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नोट कीजिए, हो गया, ओके। किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होता है, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है, जरा देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होता है।
पहला कंपोनेंट्स होता है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्यूट। देखिए किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, पहले कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है जरा समझिए। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट ये क्या होता है? द कंपोनेंट दैट dissolves the other component of solution is called solvent। ये होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या किसको कहते हैं? तो वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अदर कंपोनेंट्स को डिसॉल्व करवाता है, जो सॉल्यूशन के अदर कंपोनेंट को डिसॉल्व करवाता है, तो उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो किसी सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको कहेंगे सॉल्यूट। इसको नोट कीजिए। हो गया? ओके। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट किसको कहते हैं? द कंपोनेंट that dissolves in solvent is called solute। क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। यानी कि इसको कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ये क्या होता है? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो क्या हुआ? सॉल्वेंट क्या हुआ? द कंपोनेंट दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करवा देता है तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ये क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होगा, कम अमाउंट में सॉल्यूट होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो भी ज़्यादा अमाउंट, जिसका भी ज़्यादा अमाउंट है वो क्या हो गया? वो हो जाता है सॉल्वेंट। और जिसका कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूट हो जाएगा। अमाउंट कैसे मेजर करेंगे? किसका अमाउंट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में अमाउंट को मेजर करते हैं। मान लिए कि सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? कम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में ही अमाउंट को मेजर करते हैं। अमाउंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में अमाउंट को लेंगे। तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका नंबर ऑफ मोल कम है वो सॉल्यूट हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन में ए और बी, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है। एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए और कंपोनेंट है बी। ठीक है?
तो अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए is greater than number of moles of B. अब जब बताइए तो कौन इसमें सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एक सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से, तो कौन सॉल्वेंट होगा? जाहिर सी बात है नंबर ए क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ए जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, ए सॉल्वेंट हो जाएगा, और बी क्या होगा, बी सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसका नंबर ऑफ मोल कम है, तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ये जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है वो हो जाएगा सॉल्वेंट, जिसका कम नंबर ऑफ मोल्स है तो हो जाएगा सॉल्यूट। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, देन ए इज सॉल्वेंट एंड बी इज सॉल्यूट। नोट कीजिए इसको, इट इज नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 बीकर है, इसमें क्या हुआ, डाला गया सॉलिड को, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड को डाला गया, सॉलिड डाला गया, तो ये बनकर तैयार हुआ यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं इन दोनों, इसमें जो लिक्विड में सॉलिड को डाला गया, तो आप बता सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट्स में कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है क्या? यानी कि ये जो बना है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स हो गया होगा, होमोजीनियस मिक्स हुआ होगा, तो आप दोनों में से बता सकते हैं कि सॉलिड है, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, बता सकते हैं क्या? लिक्विड सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, या सॉलिड सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, बता सकते हैं इनमें से क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं, आप देखते के साथ ही बता सकते हैं। अगर ये लिक्विड है और लिक्विड में कोई सॉलिड घुला है, तो सॉलिड कहाँ घुलेगा, लिक्विड में ही तो घुलेगा, लिक्विड में ही तो मिक्स होगा, तो सॉल्यूट जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा वो कम होगा सॉल्वेंट का अमाउंट, ये देखते के साथ बताया जा सकता है। अगर पानी में हम चीनी को घोलेंगे, तो पानी और चीनी को जब घोल रहे हैं, पानी वाटर और शुगर को जब घोल रहे हैं हम, तो इससे आसानी से बता सकते हैं कि वाटर सॉल्वेंट है और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। तो उस तरह से इसमें भी लिक्विड में सॉलिड घुल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सॉलिड होगा सॉल्यूट और लिक्विड होगा सॉल्वेंट। तो इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो, इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी कि लिक्विड ज़्यादा होगा, सॉलिड कम होगा, तभी तो, क्योंकि इसका एक लिमिट होता है घोलने का, एक लिमिट के बाद ये नहीं घुल पाएगा। ठीक है, अब मानिए जरा सा, ये एक बीकर है, ये लिक्विड है, इसमें ये लिक्विड है और इधर से भी डाला जा रहा है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड डाला गया, लिक्विड में लिक्विड डाला गया, घोल कर क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब बताइए जरा सा कि इसमें डाला गया एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डाला गया, अब मिलकर सॉल्यूशन तैयार हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन तैयार हुआ, ये मान लीजिए है ए, कैपिटल ए, और ये है कैपिटल बी। ठीक है, और वो दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म, बोथ इन लिक्विड फॉर्म, ये क्या है, दोनों
लिक्विड फॉर्म में है। तो जब दोनों लिक्विड फॉर्म में ए और बी, तो कैसे पता करेंगे कौन लिक्विड है, कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है? तो नंबर ऑफ मोल्स को चेक करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को चेक करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कम हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से, तो क्या होगा? इसको पहले नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए तो पहले। ओके, तो सॉलिड लिक्विड वाले सॉल्यूशन में तो आसानी से बता सकते हैं कि सॉलिड क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट हो गया। लेकिन लिक्विड वाला अगर सॉल्यूशन होगा तो उसमें कौन लिक्विड है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट है, इसको पहचानने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सॉल्यूट, और बी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। कैसे? कि ए का नंबर ऑफ मोल्स कम है, बी का नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो ए लिक्विड जो होगा वो सॉल्यूट होगा और बी लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो इसको अच्छे से इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? ओके, चलिए अब कंसंट्रेशन टर्म्स को अब समझते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म्स को ज़्यादा समझते हैं। नंबर वन कंसंट्रेशन टर्म्स है वेट परसेंटेज, वेट परसेंट। इसको हम लिखते हैं ऐसे, स्मॉल w कैपिटल W, स्मॉल w बाई कैपिटल W से परसेंट। वेट परसेंट। वेट परसेंट में क्या होता है, जरा समझिए ध्यान से। वेट परसेंट में वेट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, होगा, इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे वेट परसेंट। वेट परसेंट निकालते कैसे हैं? परसेंट, वेट परसेंट कैसे निकालते हैं? वेट परसेंट बराबर क्या होता है, देखिए जरा सा। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम होगा, दोनों। इन ग्राम होगा, इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से परसेंट निकालते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होगा उसे को कहेंगे वेट परसेंट। वेट परसेंट में क्या होता है? वेट परसेंट निकालने का होता है तो कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वेट निकल जाएगा। इसको लिख सकते हैं स्मॉल w से, इसको लिख सकते हैं कैपिटल W से, और इंटू 100 को कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा? परसेंट वेट निकल जाएगा।
परसेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको का इस तरह से वेट परसेंट को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। कैपिटल स्मॉल w बाई कैपिटल W इंटू 100 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो जो परसेंट आएगा वो वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट आएगा, वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। इसी को वेट परसेंट में मेजर करते हैं और इसी यही पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है, वेट परसेंट। तो जरा इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। ओके, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, एक मान लीजिए एक बीकर है, इसमें क्या क्या है, HCl है और प्लस H2O है। ठीक है, H2O है, वाटर है। ठीक है, अब दिया गया है 9% बाई वेट। इसी तरह से क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा 9% बाई वेट ऑफ HCl। इसका मतलब क्या हुआ, 9% बाई वेट ऑफ HCl, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो हुआ इसका मतलब, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का जितना वेट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसी को कहेंगे वेट परसेंट। तो इसको अगर दिया गया है 9% बाई वेट ऑफ HCl, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन से हम 100 ग्राम सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं, इस सॉल्यूशन से हम 100 ग्राम सॉल्यूशन को अगर बाहर निकालते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं, तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में 9 ग्राम जो होगा HCl होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 9 ग्राम HCl होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो क्वेश्चन में इस तरह से लिखा आएगा 9% बाई वेट ऑफ 9% बाई वेट ऑफ HCl। तो इसका मतलब हुआ कि 9 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब बताइए जरा, 9 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 9 ग्राम HCl है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। अब जरा बताइए सॉल्वेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, वाटर कितना होगा। जाहिर सी बात है कि 91 ग्राम होगा, 91 ग्राम ऑफ H2O होगा, जो कि क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर 9 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में 9 ग्राम HCl है तो 91 ग्राम क्या होगा, H2O होगा। इसका मतलब ये होगा। इसको ऐसे करते हैं, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया। ओके, सॉल्व कीजिए जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन विच 20 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम NaCl को डिजॉल्व किया गया है 60 ग्राम वाटर में। तो 60 ग्राम वाटर में 20 ग्राम NaCl किया गया, तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन में क्या क्या है देखिए, वाटर है और दूसरा क्या है, NaCl है। जाहिर सी बात है कि NaCl क्या होगा, सॉल्यूट होगा, NaCl सॉल्यूट होगा, क्योंकि इसको वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है। इसका अमाउंट भी कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट वाटर होगा और सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्यूट NaCl हो जाएगा। अब जरा सॉल्यूशन का वेट देखिए, वेट क्या होगा इसका, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए कीजिए। सॉल्यूशन का वेट टोटल 80 ग्राम हो जाएगा, 60 प्लस 20
ग्राम, ये सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा। हमें क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ NaCl निकालना है अंदर, परसेंट ऑफ NaCl बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ NaCl लिखेंगे, वेट ऑफ NaCl बाई वेट ऑफ क्या, सॉल्यूशन, और इंटू 100। ये कर देंगे तो निकल जाएगा वेट ऑफ NaCl क्या है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा। तो 100 से इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज वेट निकल जाएगा। और परसेंटेज वेट ऑफ NaCl कितना निकल जाएगा, जब देखिए ये से कितना और में कटेगा, 4 टाइम्स। अब 4 से ये कितना टाइम्स कट जाएगा, देखिए 25 टाइम्स, यानी 25% हो गया। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। तो ऐसे वेट परसेंटेज को ऐसे निकालते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, वेट परसेंटेज। ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में लेंदी नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्टली, बल्कि इनका यूज होता है, क्वेश्चन में इनका यूज होता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ये। तो इसको ध्यान से समझिए और को नोट कीजिए क्वेश्चन को, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए नोट कीजिए, हो गया, ओके। अब जो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको ऐसे स्मॉल v और कैपिटल V से लिखते हैं। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in ml present in 100 ml of solution। इसमें क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन में होता है। लिक्विड सॉल्यूशन में ऐसा होगा कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे वॉल्यूम परसेंट बाय वॉल्यूम। ये दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये क्या हो गया, वॉल्यूम परसेंट निकल जाएगा। इसको V/V परसेंट भी कहते हैं, स्मॉल v बाई कैपिटल V परसेंट भी इसको कहा जाता है, V परसेंट। इसका मतलब जो भी जितना भी ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज को निकाला जाता है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन करेंगे अच्छे समझने के लिए। नोट कीजिए, हो गया, नोट किया आपने, ओके। जरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से, उसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन बनाइए इसको, बस परसेंट निकालना है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग of 100 ml of ethanol
with 120 ml of methanol, what is volume percent? तो वॉल्यूम परसेंट क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। वॉल्यूम परसेंट जरा निकालिए, क्या होगा देखिए। 120 ml है क्या, मिथेनॉल है, मिथेनॉल 120 ml है, और 10 ml है, 10 ml क्या है, इथेनॉल है, 10 ml है इथेनॉल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सॉल्वेंट होगा, मिथेनॉल सॉल्वेंट होगा और इथेनॉल क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, 120 + 100, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टोटल 130। तो यहाँ से परसेंट निकालेंगे, परसेंट वॉल्यूम क्या होगा, 10 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 130, और बाई क्या होगा, इंटू 100 होगा, इंटू क्या होगा 100। यहाँ से निकाल लीजिए अब 100/13 यानी कि 7.7%, ये आपका आंसर हो जाएगा 7.7%, ऑप्शन बी। तो ऐसे निकाल सकते हैं इसको वॉल्यूम परसेंट को। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ml वाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन का वेट डालेंगे, सॉल्वेंट का वेट कभी नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमेशा नीचे सॉल्यूशन का वेट डालेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम डालेंगे इसमें, वॉल्यूम परसेंटेज एनालिसिस कर रहे हैं तो वॉल्यूम में वॉल्यूम को डिवाइड देंगे, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट में क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा। देखिए एथेनॉल भी एक लिक्विड है और मिथेनॉल भी एक लिक्विड है। अब कौन ज़्यादा है कौन कम है, इससे पता कर सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन है। ये मिथेनॉल ज़्यादा था तो मिथेनॉल सॉल्वेंट हो गया, और इथेनॉल कम था तो इथेनॉल क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो परसेंटेज ऑफ इथेनॉल निकालना था, तो हाँ पर 100 लीटर पर 100 ml अगर लेंगे मिथेनॉल तो उसमें 7.7 ml होगा, क्या होगा 7.7 ml हो जाएगा इथेनॉल। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो मिथेनॉल नहीं 100 ग्राम सॉल्यूशन, मिथेनॉल इथेनॉल का मिक्सचर अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो इथेनॉल उसमें कितना होगा, 7.7 ml होगा उसका। तो इसको नोट कीजिए। तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो तीसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है वेट वॉल्यूम परसेंट बाई वेट वॉल्यूम, परसेंट वेट वॉल्यूम। इसको स्मॉल w बाई कैपिटल V से लिखते हैं। ये क्या होता है, the amount of solute present in 100 ml of solution, इसका मतलब ये हुआ, देखिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यहाँ पर इन ग्राम में होगा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि ऊपर में सॉल्यूट लेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेट वॉल्यूम परसेंट निकल जाएगा, वेट वॉल्यूम परसेंट निकल जाएगा बराबर
वेट वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होगा, इन ग्राम, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। ये तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो इससे वेट वॉल्यूम परसेंट निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं एक इस पर क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाइएगा। हो गया, नोट कर ले, नोट कीजिए। ओके, अगर दिया है ऐसा कि KCl है प्लस H2O है, ठीक है, ये दिया है, इसमें दिया है कि 10% ऑफ KCl, 10% ऑफ KCl मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेट, इसका मतलब ज़रा समझिए, 10 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन, 10 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन किस में होगा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए 10 ग्राम KCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट यानी कि वाटर, यहाँ पर सॉल्वेंट है तो वाटर कितना होगा, 100 ml माइनस 10 ग्राम। ये तो इस तरह से हम लोग मेजर करते हैं। इसका मतलब अगर दे दिया है 10% बाई ऑफ KCl बाई मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, हो गया। ओके, इस क्वेश्चन को जा कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। कीजिए तो क्या दिया, व्हाट इज वेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इन 7.5 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 7.5 ग्राम KCl डिजॉल्व हो रहा है, तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, यही तो होता है ना। इस पर जब रखिए इसको, 7.5 ग्राम बाई सॉल्यूशन कितना है, 100 ml सॉल्यूशन है, तो 100 ml सॉल्यूशन इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100 से 100 गया, यानी कि 7.5%, 7.5% हो जाएगा, 7.5% ऑफ KCl। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक 100 ml सॉल्यूशन लेते हैं, एक जगह 100 ml सॉल्यूशन निकालते हैं अगर, तो 100 ml सॉल्यूशन में 7.5 ग्राम KCl होगा, 100 ml सॉल्यूशन में
5 ग्राम KCl होगा, इसका मतलब ये हुआ है। इसको नोट कीजिए। नोट किया आपने? नोट किया? नोट कीजिए। इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं, स्ट्रेंथ भी इसी को कहा जाता है, स्ट्रेंथ। वेट परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को भी स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको। तो स्ट्रेंथ का भी यही डिफिनीसन हो जाएगा, सेम टू सेम जो इस डिफिनीसन इसका था, स्ट्रेंथ का भी वही डिफिनीसन हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में भी स्ट्रेंथ को उसी तरह से अप्लाई करेंगे। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया? नोट कर लिया? हो गया? ओके। एक और कंसंट्रेशन टर्म्स है, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको काई बोलते हैं, काई। ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ number of moles of solute or solvent। The ratio of number of moles of solute or solvent present in to total number of moles of solution। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब देखिए जरा समझिए। मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। काई को एक टेढ़ा सा एक्स, जिगजैग सा एक्स बना दीजिए तो उसको हम काई कहते हैं। अब सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं काई को, अब सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं काई को, इसको काई बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसमें ए क्या है? एक सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट है और बी जो है वो सॉल्यूट है। मान लिया हमने कि ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है। तो अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बराबर है एन ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बराबर है एन बी का। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा जरा समझिए ध्यान से। मोल फ्रैक्शन बराबर लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, है ना। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। तो इन दोनों को जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये मोल फ्रैक्शन निकलेगा ए का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है। अभी और इसका यूज़ करेंगे आगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर लिखेंगे बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसको क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कह देंगे।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल गया, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल गया। ठीक है, अब इसको ज़रा नोट कीजिए। ओके ओके, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना। अब इसको ज़रा देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हम ऐसे करते हैं, ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होगा, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिए हैं हम लोग। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए क्या प्राप्त होगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए बाई एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ये इसको ज़रा ऐड कीजिए, ऐड करने पर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी और एन ए प्लस एन बी आएगा। ये एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी ज़्यादा चला जाएगा तो बचेगा 1। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 होता है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके याद रखिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन में दो, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, स्टार मार्क करके इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, हो गया। ओके, अब जरा इधर देखिए, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर देते हैं अगर, तो मतलब दोनों को डिवाइड करते हैं तो, यानी कि इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जरा देखिए। यहाँ देखते हैं, एन ए बाई काई ए बाई काई बी, इसको काई कहेंगे, काई ए बाई काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी बाई एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ये हो गया। इसको जब डिवाइड देंगे तो ये से ये चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो देखिए क्या बचेगा, काई ए बाई काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन बी। ये दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए, नोट कीजिए जरा। ओके, अब मोल परसेंट का बात कर सकते हैं हम लोग। मोल परसेंट, मोल परसेंट क्या होता है जरा देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100, ये हुआ ना परसेंटेज मोल, मोल परसेंटेज। इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू 100। ये हो गया। अब जरा इसको देखिए, ये क्या है, क्या ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है कि नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसको 100 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
मोल परसेंटेज ऑफ ए, मोल परसेंटेज ऑफ ए। अब उसी तरह से हम करते हैं मोल परसेंटेज ऑफ बी। मोल परसेंटेज ऑफ बी अगर हमको निकालना है, ये क्या हो गया, मोल परसेंटेज ऑफ ए। अब मोल परसेंटेज ऑफ बी हमको निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काई ए काई बी, इसको लिख सकते हैं काई बी इंटू 100। काई बी इंटू 100 जब कर देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये परसेंट हो गया। काई बी परसेंट का मतलब हुआ मोल परसेंट ऑफ बी। अब देखिए जरा, मोल परसेंट ऑफ ए प्लस मोल परसेंट ऑफ बी करेंगे तो क्या होगा, मोल परसेंट ऑफ ए प्लस मोल परसेंट ऑफ बी बराबर हो जाएगा 100%। 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए मोल परसेंट कैसे निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल परसेंट निकल जाएगा। मोल परसेंट ऑफ बी, मोल परसेंट ऑफ ए, मोल परसेंट ऑफ बी निकल गया। इसको जरा नोट कीजिए। इस पर मैं 2 क्वेश्चन अभी कराऊंगा, उसको कीजिएगा अच्छे से। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए जरा। हो गया ओके। क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया, पढ़िए क्वेश्चन को जरा ध्यान से और सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यहाँ दे दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एथेनॉल वाटर मिक्सचर इज 0.25। हिंस परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल बाय वेट ऑफ मिक्सचर इज, बाय वेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा, देखिए सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल को एक्स काई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बराबर लिख के आ सकते हैं हम लोग NE/NE प्लस NW लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसको लिख सकते हैं। इसको जब डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा इसका। एथेनॉल परसेंटेज निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 0.25 दिया हुआ है। एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना, 0.25 दिया। 0.25 में जब 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25%। ये 25% क्या आ गया, 25% बाई वेट आ गया एथेनॉल 25% बाई वेट आ गया। इसका मतलब हुआ कि 100 ml अगर सोल्यूशन लेंगे तो 100 ml सोल्यूशन में 25 ml क्या होगा, एथेनॉल होगा। 100 ml सोल्यूशन में 25 ml एथेनॉल होगा। तो कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नोट कीजिए इसको। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं बेसिकली। नोट कीजिए। हो गया ओके। जरा इस क्वेश्चन को कीजिए। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है और ये क्वेश्चन AIPMT 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का 2015 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसको जरा सॉल्व कीजिए। क्या दिया क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से और वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। नहीं होगा तब वीडियो को प्ले करके देखिएगा उसको। सॉल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 and O2 gases in the ratio of 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of the two gases in the mixture? मोलर रेशियो क्या पूछ रहा है, देखिए मोलर रेशियो का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो। मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होगा, वही होता है मोलर रेशियो।
मोल, जहाँ भी मोलर रेशियो बोले इसका मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन के रेशियो को ही निकालिएगा, मोलर रेशियो वही होगा। तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कैसे निकालेंगे देखिए, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये रेशियो किसका रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ ध्यान से देखिए पहले, ये रेशियो क्वेश्चन में किसका रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 का रेशियो दिया हुआ 1:4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 मोल H2 बराबर है 1 मोल O2 का। 4 मोल H2 बराबर है 1 मोल O2 का, इसका मतलब यही हुआ। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना होगा, 4 बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 5, तो 4/5 हो जाएगा। ये 4/5 हो गया। अब काई O2 निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालते तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर क्या हो जाएगा, 1, ऑक्सीजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन का 4 + 1 यानी कि 5 मोल, 1/5 हो जाएगा ये रेशियो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आया 4/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आया 1/5। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो होगा मोलर रेशियो। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ अभी, नोट कीजिए, हो गया, ओके। अब जरा देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए जरा, 4/5, H2 का मोल फ्रैक्शन क्या है 4/5 बाई O2 का मोल फ्रैक्शन क्या है 1/5। ये से ये चला जाएगा तो क्या बचेगा इधर, 4/1 यानी कि 4:1। तो 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे बनाते हैं। और ये जो है क्वेश्चन AIPMT 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नीट में ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, रिपीट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ऐसा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो रिपीट होने का ज़्यादा चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीजिएगा, नीट के स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं वो। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, हो गया, ओके। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे कंसंट्रेशन, और भी कंसंट्रेशन टर्म्स है अभी बचा हुआ है, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये सब बचा हुआ है। तो इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उन सारे क्वेश्चन, उन सारे टर्म्स पर जो भी क्वेश्चन आज आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और फिर लास्ट में मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें मैं कंप्लीट जितना भी अभी तक पढ़े उन सब पर बेस्ड कम से कम 1-1 या 2-2 क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपका पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो सारा रिवाइज हो जाएगा। आपको एक शॉर्ट वीडियो में, एक या 1.5 घंटा का वीडियो होगा, उस 1 घंटे के वीडियो में सारे जितने भी अभी तक पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, उन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि आपका एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और सारा रिवाइज भी हो जाएगा। इसलिए तो अभी इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का और पढ़ते रहिए। जय हिंद।